हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज वंस अगेन एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर 9 एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जी, अगर आप हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के स्टूडेंट, जी आपने ले रखा है ईवीएस, तो प्लीज ये लेसन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये लेसन न सिर्फ सिंपल है बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये एंटायर चैप्टर वन शॉट में हम फिनिश करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट लेसन बिगिन करने से पहले, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके साथ के एवीएस के स्टूडेंट्स जो अभी तक सर तरुण रूपानी को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। Thank you and let's begin the rocking lesson environment and development. Environment and development as per the reduced syllabus, ये रहा आपका सिलेबस, मैंने यहां पुट कर दिया है। आपको स्टडी करना है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस। जी, सिर्फ ये ही टॉपिक इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है। इसमें डेफिनेशंस ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएनसीज, डिबेटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएनसीज टू एनवायरनमेंट, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी की केस स्टडी है, और लास्ट में है कैसे एमएनसीज को रेगुलेट करें। और बाकी सब, जी बाकी सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से कट कर दिया गया है आपके सिलेबस से ये चैप्टर। तो ये कट करता हुआ निशान आपको अगर खुशी देता है तो मुझे खुशी देता है आपका लाइक। जी, लेसन के बिगिन में ही लाइक देकर मुझे आप एनकरेज कर सकते हैं। जी, मैं ये सब रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आपके लेटेस्ट सिलेबस में यह कट है, या सिलेबस में यह पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपको स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना है रोल ऑफ मल्टीनेशनल से। तो चलिए, ये रहा आपके पास आपका रोल ऑफ मल्टीनेशनल। वैसे मल्टीनेशनल का मीनिंग मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो मल्टी मतलब मैनी और नेशनल मतलब कंट्री। तो अगर एक इंडस्ट्री जो एक से अधिक देशों में अपना बिजनेस कर रही है, उसको आप क्या बोलोगे? जी, यही जवाब है, यही है मल्टीनेशनल कंपनी। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, ये सब पार्ट मैं ऑलरेडी कट कर दे रहा हूं, और आपको उसको पढ़ने की, समय वेस्ट करने की एकदम जरूरत मत करिएगा। यहां से आपका पार्ट शुरू होता है। जी, तो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा। यस, यहां से आपका पार्ट शुरू होता है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। तो रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स, तो मल्टीनेशनल्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, कह सकता हूं जायंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, जो एक साथ एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं। ऐसी संस्थाएं होती हैं मल्टीनेशनल्स। तो दे हैव बीन डूइंग बिजनेस ओवर ट्रेड ओवरसीज। यस, विश्व व्यापार करती हैं, याद रखिएगा। दे हैव रिमेन्ड इन बिजनेस सिंस थ्रू आउट द हिस्ट्री। यस, यहां तक कि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में भी लार्ज यूरोपियन बेस्ड मोनोपोलिस्टिक कंपनीज ने बिजनेस किया है। आप इसको तो कभी नहीं भूल पाएंगे। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यही वो कंपनी थी जिसने भारत को गुलाम बनाया था। तो ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। अगर आज के जमाने की मुझसे एग्जांपल पूछोगे तो मैं कहूंगा आज मल्टीनेशनल कंपनियों में हर वो चीज जो आपके पास है इस समय, हाँ, जिस मोबाइल से आप अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे होगे, शायद वो MI का मोबाइल होगा, एप्पल का होगा, सैमसंग का होगा। हाँ, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कोई भी भारत की कंपनी नहीं है। कुछ और नाम दूं? यस, सोनी मल्टीनेशनल कंपनी, टोयोटा मल्टीनेशनल, सुजुकी मल्टीनेशनल, मैकडी, KFC। जी, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, और ये एक साथ कई देशों में एक साथ बिजनेस कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि दे आर द एजेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। हाँ, स्पेशली एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। क्योंकि याद रखिएगा, डेवलप्ड देशों ने, अमेरिका, जापान, यस, अमेरिका
जापान और यूरोप ने, यस, डेवलप देशों ने इनका शुरुआत कर दी थी। आइए जानते हैं डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टी मतलब मैनी और नेशन मतलब देश। तो एक कॉरपोरेशन, वैसे कॉरपोरेशन शब्द का मतलब होता है अ रजिस्टर्ड एंटिटी, हां, जिसको कानून द्वारा अपने पास रजिस्टर कर लिया हो गया हो। तो एक ऐसी बिजनेस कंसर्न जिसका ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री हो, ऑपरेशंस एक से अधिक देशों में हो। अच्छा, जिस देश में वो शुरुआत करती है उस कंट्री को होम कंट्री कहते हैं। जैसे रिलायंस की बात करूंगा तो रिलायंस ने भारत में कंपनी की शुरुआत की, रजिस्टर किया अपने आप को, तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारे देश की मल्टीनेशनल है। जी, आप जानते ही होंगे। इवन बिरला ग्रुप आपने नाम सुना होगा, हां, बिरला इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है। समझ गए ना? तो टाटास, करेक्ट, टाटास हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जिसकी होम कंट्री, जहां से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, है ना, वो होम कंट्री है और दूसरे देशों में जाकर अपना बिजनेस करते हैं। समझ गए ना? तो मल्टीनेशनल कंपनी, एनी कंपनी और एनी ग्रुप दैट डिराइव्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू का, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स का, अपनी बिक्री का 25%, क्वार्टर मतलब होता है 25%, उसकी कमाई का 25% कहां से आता है? आउटसाइड दी होम कंट्री आता है। ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कहते हैं। समझ गए ना? तो मैंने इंडियन की भी मल्टीनेशनल बता दिया, फॉरेन की भी मल्टीनेशनल कंपनी बता दिया। आपको बताना है 2 मल्टीनेशनल कंपनीज विच आई हैव नॉट नेम्ड। जी, नेम एनी 2 मल्टीनेशनल कंपनी। याद रखिएगा, आप अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो इंडिया के बने नहीं है, इंडियन ओरिजिन की कंपनी नहीं है। आपको बताना है बस 2 का नाम। जी, चलिए, मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में एनी 2 मल्टीनेशनल कंपनी दैट आई हैव नॉट नेम्ड। मुझे पूरा यकीन है मेरे सुपरस्टार्स कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो मल्टीनेशनल इज वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हर वो लार्ज कंपनी, हर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बड़ा फाइनेंस है, बहुत बड़ा मैनेजरियल पावर है और मार्केटिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत रिसोर्सेज है, ऐसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। और मल्टीनेशनल कंपनियां ही आज ग्लोबलाइजेशन पैदा कर रही हैं। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो इनकी वजह से। तो क्या है इन कंपनियों की पहचान, क्या है इन कंपनियों का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे बड़ी बात है इनकी साइज। मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत बहुत बड़े साइज की कंपनियां होती हैं। हां, मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूं सैमसंग के बारे में। जैसे सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है कि उसका बजट, उसका टर्नओवर छोटे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी टोटल इकोनॉमी के टर्नओवर से ज्यादा इसका टर्नओवर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी होगी सैमसंग। तो एमएनसीज इतनी बड़ी होती हैं। यस, एमएनसीज ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज, एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है और मल्टी प्रोडक्ट बनाती है लार्ज स्केल पे, करोड़ों अरबों की वॉल्यूम में, यस, क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ओरिजिन याद रखिएगा, हर मल्टीनेशनल का ओरिजिन किसी न किसी बड़ी डेवलप देश कंट्री में हुआ है। बट इधर बीच, यस, इधर बीच आज की बात करोगे मुझे तो मैं बताऊंगा इंडिया में भी मल्टीनेशनल कंपनियां आ चुकी हैं, कोरिया में मल्टीनेशनल कंपनियां आ चुकी हैं, ताइवान में है, चाइना में है। जी, एमआई मैंने बताया था, आप बहुत सारे ओप्पो फोन यूज कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चाइनीज ब्रांड के फोन आ रहे हैं ना, रियलमी आ रहे हैं, ये सब चाइनीज ब्रांड है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां, याद रखिएगा, डोंट टेक इट लाइटली। और मल्टीनेशनल कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग अर्थात प्रोडक्शन करना और गुड्स को बेचना, वो भी एक से अधिक देशों में होता है, एक से अधिक देशों में होता है, लार्ज स्केल में होता है। और तो और ये कंपनियां अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। मल्टीनेशनल्स की खास बात क्या होती है, इनके पास सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं और कॉस्ट भी। इनका सबसे बड़ा की पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या है? हाई क्वालिटी। लोग पागल नहीं है, यस, लोग बेवकूफ नहीं है जो आईफोन खरीद रहे हैं, लाखों रुपए का आईफोन खरीद रहे हैं। क्यों भाई? क्वालिटी। क्यों सोनी, कोई सैमसंग क्यों खरीद रहा है, कोई क्यों एमआई ले रहे हैं? क्वालिटी। तो मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं और यह भी ध्यान रखती हैं कि कॉस्ट कॉन्शियस होती हैं। अच्छा, ग्रोथ रेट, मल्टीनेशनल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं।
इनकी ग्रोथ रेट बहुत बहुत हाई है, क्योंकि हर वक्त कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ नई सर्विसेज को ये लॉन्च कर देती हैं जो कोई और नहीं दे पाता है। और तो और आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी सोसाइटी को भी आर सोशली ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हाँ, समाज में जो कुछ हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे आज कह सकते हैं फॉरेन ओरिएंटेड हो रहे हैं, वेस्टर्न हो रहे हैं, तो उसका जवाब भी मल्टीनेशनल भी है। तो क्या मल्टीनेशनल कंपनियां देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से, कुछ संख्या से बताना चाहता हूं। जानते हैं दुनिया में 40,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं जी। 40,000 एमएनसीज काम कर रही हैं। ज्यादातर एमएनसीज का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, या वेस्टर्न यूरोप में है, या जापान में है। बट याद रखिएगा, इन एमएनसीज का बिजनेस काम वर्ल्ड लेवल पर है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस पूरे वर्ल्ड के बिजनेस के, इकोनॉमिक के, मॉनिटरी के रूल्स और ट्रेड रिलेशंस को कंट्रोल करती हैं। अर्थात कोई देश को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वर्ल्ड मार्केट में किसके साथ उसके बाइलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, यह तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके कंट्रोल करती हैं। और पूरी दुनिया कह सकता हूं, पूरी दुनिया कह सकते हैं इनको फॉलो करती है, इन तीनों को फॉलो करती है। क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बिना, इंटरनेशनल लोन्स के बिना काम भी नहीं हो पाएगा। तो क्या एम रहा है इन मल्टीनेशनल्स का? तो ये मल्टीनेशनल सपोर्ट करती हैं, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीनेशनल्स को मदद करती हैं। तो इनका एम, मल्टीनेशनल्स का एम क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। अच्छा, हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कमा लो, कैसे भी अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाओ। क्योंकि याद रखिएगा, इनका मेन मकसद है, इनका पहला भगवान है पैसा, पैसा, पैसा। और बिजनेस को ये लगातार फैलाते रहते हैं, नए से नए कंट्रीज में एक्सपेंड करते रहते हैं, नए से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहते हैं। आप अभी एक प्रोडक्ट खरीदोगे तब तक नया आ चुका होगा। iPhone 12 लिया, अभी आप बोर भी नहीं हुए थे, iPhone 13 आ गया। और 13 जब तक सोचोगे बंद करने का या दूसरा कुछ सोचने का, तब तक 14 आ चुका होगा। तो इनके कॉस्ट बहुत कम होते हैं। मल्टीनेशनल्स अपने कॉस्ट पे बहुत फोकस करती हैं। और तो और उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से, अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर से बेटर सर्विस देती हैं, बेटर प्रोडक्ट ला देती हैं, कॉम्पिटिटिवली बहुत बहुत एडवांस्ड हैं। और तो और इनके पास जबरदस्त कार्य कुशलता है। मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत बहुत कम खर्चे पे ज्यादा आउटपुट जनरेट करती हैं, और ऐसा कर पाने की वजह का नाम है एफिशिएंसी। बहुत ही कम कॉस्ट पे कर पाती हैं। और मल्टीनेशनल्स की इमेज तो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। लोग आईफोन क्यों खरीद रहे हैं? क्या उसमें आदमी आईफोन में बाहर निकल के चला आता है क्या? क्या MI के फोन में या रियलमी के फोन में क्या आदमी दिखाई नहीं देता है? जब वीडियो कॉल करते हैं तो क्या कॉल साफ नहीं सुनाई देता है क्या? अरे भाई, वही तो होता है। बस मैंने कहा, टशन है, नाम है, स्टेटस है भाई, है ना? वो झूठा एप्पल, है ना, वो खाया हुआ झूठा एप्पल आईफोन लेना है। तो कॉर्पोरेट की इमेज है, मल्टीनेशनल्स की इमेज है, लोग इमेज के दीवाने हैं। इसके लिए लोग मर्सिडीज में क्यों चलना पसंद करते हैं? क्या मारुति कार नहीं है क्या? सुजुकी क्या कार नहीं बनाती है क्या? बट मैंने कहा था चलना है, मर्सिडीज में चलना है भाई। तो यही प्रॉब्लम है, समझ गए ना? कॉर्पोरेट इमेज। मल्टीनेशनल्स के पास बहुत बहुत बड़ी क्या है? बैकअप है। उनके पास क्लीन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स है, अर्थात प्रोडक्शन के सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं इनके पास। अब आता है, क्या मल्टीनेशनल्स क्या मल्टीनेशनल्स जिस देश में जाती हैं उसको कुछ फायदा पहुंचाती हैं? तो जवाब है हां। क्या इंडिया में आई सोनी, सैमसंग, फिलिप्स, थॉमसन, MI, हाँ, रियलमी, ओप्पो, बहुत सारे नाम है, KFC, मैकडी, हाँ, बर्गर किंग, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है, क्या ये इंडिया को कुछ फायदा पहुंचा रही हैं? हाँ, जब हमारे देश में आती है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ले आती है। आपको शायद पता हो कि इंडिया में आईफोन बन रहा है। आपको यह भी पता हो कि इंडिया में टेस्ला की कार्स भी बनने जा रही हैं जी, बहुत जल्दी ही। तो वो अपनी टेक्नोलॉजी यहां लाते हैं, अपने पूंजी यहां पे लाते हैं, पैसा लाते हैं,
और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप लाते हैं। 3 चीज ले आते हैं। और क्या लाते हैं? अपने प्रोडक्ट्स की रेंज ले आते हैं। आज आप जो लेटेस्ट आईफोन देख रहे हैं 13, वो इंडिया का ही बना हुआ देख रहे हैं जी। और तो और उनकी इन्वेस्टमेंट से देश की इनकम इंक्रीज होती है, देश में इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। इसीलिए हम लोग जैसे देश जो डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं, हम लोग डेवलप्ड नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कैटेगरी में अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इन मल्टीनेशनल कंपनियों को क्या करते हैं? अपने यहाँ बिजनेस करने देते हैं। और तो और इनकी वजह से देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है और विदेशों से इंपोर्ट, विदेशों से खरीद कम करनी पड़ती है मल्टीनेशनल कंपनियों की वजह से। और मल्टीनेशनल कंपनियां अपने देश को, जिन देश से वो बन के आई है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, सॉरी पेरेंट कंट्री है या होस्ट कंट्री है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सैमसंग का। सैमसंग इंडिया की कंपनी नहीं है। सैमसंग आपको मोबाइल फोन्स बनाती है, टीवी बनाती है, यस एलईडी स्क्रीन्स बनाती है, रेफ्रिजरेटर्स बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है। सैमसंग कोरिया की कंपनी है जी। सैमसंग एक कोरिया का ब्रांड है। तो अब सोनी की बात करो, सोनी चाइना का, सॉरी सोनी जापान का ब्रांड है। तो कहना क्या चाहते हैं? क्या ये अपने होम कंट्री को, जहां से आई हैं, उनको क्या एडवांटेज देती हैं? तो मैंने कहा वो हम जैसे देशों से क्या करती हैं? रॉ मटेरियल अपने देश में बेचती हैं, इंडिया में आती हैं, इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करके क्या करती हैं? अपने देश में बेचती हैं। वहां की टेक्नोलॉजी और वहां का एक्सपर्टाइज पूरे वर्ल्ड को अक्वायर करने के लिए, पूरे दुनिया के मार्केट को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और तो और कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करती हैं, पार्ट्स जिसको कहते हैं, है ना। एक बार आप फोन ले लोगे, क्या उसके पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक बार फोन ले लो, एक बार रेफ्रिजरेटर ले लो, एक बार बड़ा कोई डिवाइस ले लो, तो वो भी कंपोनेंट उन्हीं के देश से आएगा, उन्हीं की कंपनियों से आएगा। और तो और उनको बहुत बड़ा इनफ्लो ऑफ फंड्स भी आता है, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारी कमाई रॉयल्टी के रूप में और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कमाई अपने देश को कराती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियां होना देश के लिए गर्व की बात है। पर याद रखिएगा इंडिया के पास कम है, क्योंकि हम लोग ने लेट में डेवलपमेंट करना शुरू किया। ठीक है, आइए एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डिबेटेबल, यस, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएनसीज। मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों का जो देश में एनवायरनमेंट के प्रति कंट्रीब्यूशन है, उस पर थोड़ा सा डिबेट है। डिबेट मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि उनका फायदा हुआ, यस, एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो आइए मल्टीनेशनल्स का यस रोल जाने, क्या रोल है एनवायरनमेंट के प्रति। यही तो टॉपिक भी था आज का। तो मल्टीनेशनल्स को ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक्सप्लॉइटेटिव होती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, मतलब अत्याचार करती हैं, मतलब दोहन करती हैं जी। वर्कर्स को एक्सेसिव काम लेती हैं और प्रॉपर सैलरी नहीं देती हैं, और लोकल एनवायरनमेंट को यस बेनिफिट नहीं देती हैं, वहां का एनवायरनमेंट प्रदूषित करती हैं। ऐसा और भी इल्जाम लगाया गया है कि वो ज्यादातर मल्टीनेशनल्स क्या करती हैं, जिस भी कंट्री में जाती हैं वहां का यस बेस्ट यस एडवांटेज ले लेती हैं। वो उस देश के बेनिफिट के लिए वहां नहीं जाती हैं, बल्कि अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए वहां पे जाती हैं। आइए कुछ और जाने मल्टीनेशनल्स के बारे में, कि जब मल्टीनेशनल्स की बात करते हैं तो मल्टीनेशनल्स जॉब भी लाती हैं, मल्टीनेशनल्स नए और लेटेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस भी लाती हैं। बट समस्या क्या है, मल्टीनेशनल्स के आने से वहां पर एनवायरनमेंट का क्या होता है? क्योंकि मल्टीनेशनल तो सिर्फ एक ही काम करती है, यस, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, सोशल वेलफेयर की तो बात ही भूल जाती हैं। हाँ, वेलफेयर करने के लिए कोशिश नहीं करती हैं लोग। और तो और वहां की लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और वहां की गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में फूट डाल देती हैं जी। मल्टीनेशनल्स कुछ सच माने में देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। इनका क्रिटिसिज्म इनके प्रॉफिट सेंट्रिक होने की वजह से है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। और दूसरे देशों में जाते हैं, अपना कल्चर वहां पे क्या करते हैं। देखिए पिज्जा का कल्चर हमारे देश का कल्चर नहीं था। हमारे देश का कल्चर तो यस, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पर हम कौन सा कल्चर जी रहे हैं आजकल? यस, आप और मैं कौन सा कल्चर जी रहे हैं आज? यस, पिज्जा, पास्ता, यस, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। बर्गर, ये हमारे देश का कल्चर नहीं था। पर मैंने कहा ना, हमको यस इन एमएनसीज ने क्या कर दिया है, आई एम लविंग इट करके, यस, हम मैकडी करता है ना, आपको क्या कर दिया, देखो आप देश में बना खुद का दाल चावल सब्जी रोटी जो शुद्ध अनाज है उसको छोड़ के क्या कर रहे हो, यस, मल्टीनेशनल में जो कि जंक फूड होते हैं, आप जानते भी हैं कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है,
बट देखा आपके ऊपर कल्चरल इन्फ्लुएंस आ गया है। तो ये सब मल्टीनेशनल्स का काम है। और तो और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज अर्थात एनवायरमेंट को बचाने वाली एजेंसीज हमेशा मल्टीनेशनल्स का विरोध करती हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल्स एनवायरमेंट हैजर्ड पैदा करती हैं। मल्टीनेशनल्स एनवायरमेंट का कोई भी केयर नहीं करती हैं, वो लीस्ट बॉर्डर्ड होती हैं, क्योंकि वो अपने होम कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में गई हुई है, वहां के एडवांटेज लेने के लिए वहां जाती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज भी को कई बार डर होता है कि जो मल्टीनेशनल से कुछ ज्यादा ही पावरफुल तो नहीं हो गई हैं, और कई बार क्या होता है कि इवन मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वहां के गवर्नमेंट को भी ओवरथ्रो कर सकती हैं, वहां के लीगल सिस्टम को, वहां के कानून को भी क्या कर सकती हैं, अपने पैसे और अपने राजनीति के बल पे क्या करती हैं, हटा भी सकती हैं। तो बहुत बुराइयां हैं एक तरह से देखा जाए मल्टीनेशनल्स की। ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं, ऐसा विरोध करने वाले मानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अर्थात जो इकोनॉमिकली बहुत वीक कंट्रीज हैं उनको लेट दी इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एमरजेंस। यस, इनमें एमएनसीज आज एक बहुत बड़ा मेनेस, एक बहुत बड़ा मुसीबत बनने जा रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर और वहां की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ बनने जा रही हैं। अर्थात थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, है ना, बांग्लादेश भी एग्जांपल में ले सकता हूं, उनको ये क्या कर रही हैं, एक्सेसिव दोहन कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं। आइए कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इन सब के। अभी तक तो मैंने बुराई बताई, अब बताते हैं कुछ अच्छाई। हाँ, मल्टीनेशनल्स की तो बहुत बुराई बता दी कि मल्टीनेशनल्स कानून का पालन नहीं करती हैं, मल्टीनेशनल्स एनवायरनमेंट को बर्बाद करती हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करती हैं, ठीक है ना, बट कुछ अच्छाइयां भी हैं। आओ, क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि मल्टीनेशनल्स के yes, तो दी ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियंस, नहीं, ये भी बुराई है। दी ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियंस रिगार्ड्स मल्टीनेशनल्स एज एजेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थात उनका मानना है दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि मल्टीनेशनल्स ऐसे नए नए प्लांट्स ला रही हैं, ऐसे नए नए इक्विपमेंट्स ला रही हैं जो लेबर सेविंग्स हैं। अर्थात क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, बट जॉब नहीं बढ़ रही है, जॉबलेस ग्रोथ इसको नाम दिया गया है, ठीक है। मल्टीनेशनल्स की वजह से क्या हो रहा है, आज लेबर यूनियंस परेशान है और लेबर यूनियंस की भी सुनी नहीं जा रही है। लोगों को क्या किया जा रहा है, जॉब से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेज दिया जा रहा है, और सिर्फ लेबर कॉस्ट कम करने के लिए उनका बस मेन मकसद है क्या करो, लेबर्स की कॉस्ट कम कर लो। और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या कर रही हैं, यस, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, बेचारे इतने ताकतवर नहीं है ना। मल्टीनेशनल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, समझ गया ना, वो उनसे नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और तो और ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन इंसिस्ट मल्टीनेशनल्स को, यस, वो चाहते हैं मल्टीनेशनल्स को वेरी ऑफन इग्नोर एंड हार्म द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज। वो जिस देश में जाते हैं उस देश की इंडस्ट्रीज का कभी भी फायदा नहीं सोचते हैं, बस वो उस देश में वो सामान ले आते हैं जो एक स्लेव लेबर बनाता है, अर्थात ऐसी मशीनरी या ऐसे लेबर फोर्स जो एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट बना देता है। मल्टीनेशनल कंपनियां गैप बिटवीन द रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि रिच कंट्रीज जहां से ये आई हैं, डेवलप कंट्रीज, वो और रिच होती जा रही हैं, और पुअर कंट्रीज जहां पे ये रूल कर रही हैं, जहां पे अपना बिजनेस कर रही हैं, जहां से ये प्रॉफिट कमा रही है, वो और नीचे होते जा रहा है। देखा, तो हर हाल में लूट रही हैं, बर्बाद कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनियां कभी भी इंसानी जरूरत को पूरा नहीं करना चाहती हैं, सोशल नीड्स को पूरा नहीं करना चाहती हैं, और एनवायरमेंट तो गया भट्टे में, एनवायरमेंट तो गया भाड़ में, पैसा बस कमाओ बस। दे आर सोनली कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीनेशनल कंपनियां हार्म कर रही हैं सिर्फ किसको, उन देशों को जहां पर वो जा रही हैं, चीप लेबर ले रही हैं, चीप इक्विपमेंट्स ले रही है, रॉ मटेरियल ले रही हैं, और अपनी उस स्टेटस का, अपने उस इंफ्लुएंस का फायदा ले रही हैं, और उन देशों में, जिन देशों में जा रही हैं, जैसे इंडिया जैसे देशों में, अपने फेवर में वो लॉ बनवा ले रही हैं। हां, पार्लियामेंट तक को, वहां की गवर्नमेंट तक को वो ब्राइब कर, करप्ट प्रैक्टिसेस द्वारा उनको भी अपने कब्जे में ले रही हैं, अर्थात अपने लिए वो कानून भी बनवा ले रही हैं अपने पक्ष में। तो आप समझ सकते हैं कि मल्टीनेशनल्स एक बार फिर से दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या लाने वाले हैं जी। आइए एक केस स्टडी, एक एग्जांपल पढ़ते हैं। छोटा सा ये एग्जांपल है, शायद आपने सुना भी होगा इसके बारे में, भोपाल गैस त्रासदी जी। भोपाल नाम की प्लेस में, यस, एमपी में एक छोटा सा शहर है भोपाल, कैपिटल है एमपी की, और यहां पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स का
मोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, दुनिया का सबसे ज्यादा तबाही वाला भयंकर तबाही, जिसमें हजारों हजार इंसान चले गए। जी, जलियांवाला बाग में तो आपने नाम सुना था, जनरल डायर ने लोगों को गोलियों से भून दिया था। उससे 25 गुना ज्यादा तबाही मचाने वाला ये डिजास्टर है। कौन सा? भोपाल गैस। ये भी इंसानों की गलती से है। द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द अर्ली आवर्स ऑफ दिसंबर, 3 दिसंबर की वो मनहूस रात थी जी, 1984। यस, ठीक भोपाल के शहर के बीचों बीच यस एक बहुत बड़ी कार्बाइड कंपनी थी, नाम था यूनियन कार्बाइड। ये पेस्टिसाइड बनाने वाली, पेस्टिसाइड जानते हैं ना, जानवरों सॉरी पेस्ट को, कीटों को मारने की ये दवा बनाने वाली कंपनी होती है, पेड़ों में डाला जाता है ना। और इस कंपनी के प्लांट से 42 टन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, एक बहुत ही जहरीली गैस होती है जी। जब सोचिए पेस्ट मर जाते हैं तो इंसानों का क्या होगा, समझ सकते हैं ना। पेस्ट वो कीड़े होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं। तो पेस्टिसाइड ये गैस थी, ये रिलीज हो गई, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 42 टन्स। एक टन में 1000 किलो होता है, याद रखिएगा। 5,20,000 लोगों को इस गैस का सामना करना पड़ा, जिसमें 25,000 तो मर गए जी। ये आंकड़ा वो है जो शायद सही नहीं होगा जी। हजारों लोगों को एक साथ जला दिया गया, दफना दिया गया। 1,70,000 लोगों का ट्रीटमेंट चलता रहा। हजारों जानवर, बफेलोज, गोट सब मर गए। यहां तक कि पेड़ों की पत्तियां भी पीली पड़ गई और झड़ गई। आप इमेजिन कर सकते हैं, जरा एक इमेज करके ये देखिए, इस ध्यान को देखिए, क्या हाल है उस प्लांट का जब वो गैस लीक हुई। तो क्या कारण था, क्या कारण था कि वहां से इतना बड़े क्वांटिटी में ये MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई? तो प्लांट का डिजाइन ही गड़बड़ था। प्लांट को सस्ता से सस्ता काम करने के लिए, कॉस्ट कम से कम करने के लिए ऐसा किया गया था। कॉस्ट का यस, क्या रीजन दिया गया है कि कंपनी एक्सपोर्टेड अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी को कर रही थी जिस पे कभी टेस्ट किया ही नहीं गया था। कोई एक्शन प्लान कभी नहीं लिया गया। कंपनी में अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो कैसे रोकेंगे, अर्थात इसका कोई रोकथाम का कोई उनके पास मेजर था ही नहीं। और तो और बहुत बड़े बड़े गलतियां की है। इसमें जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा था MIC, वो बहुत ही डेंजरस था जी। इतने डेंजरस केमिकल को यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। इसको स्टोर करने के लिए लार्ज टैंक का यूज किया जा रहा था, और एक ही बार में वो टैंक यस, बजाय स्मॉल टैंक्स के लार्ज टैंक को, जो सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, समय समय पे जो सेफ्टी होनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए स्टाफ ही नहीं था। पैसा बचाने के लिए स्टाफ रखा ही नहीं गया था। और तो और जिस मटेरियल को जिस पाइपलाइन में स्टोर किया गया था, वह पाइपलाइन भी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, और नतीजा एक दिन तो होना ही था। MIC में एक रेफ्रिजरेशन यूनिट नहीं था पैसा बचाने के लिए, यस, उस गैस को कंट्रोल करने के लिए। नतीजा लाखों लोग यस बर्बाद हो गए। याद रखिएगा, ये फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको जो बता रहा हूं, यस, इसका यस सामना यस जब हुआ तो यह जो व्यक्ति थे जिसकी ये कंपनी थी, वह तो देश से भाग गया। यस, उस पर केस चलता रहा बहुत सालों तक। हमारे यहां तो जानते हैं, कानून पे कानून, मुकदमे पे मुकदमे, तारीख पे तारीख चलती रहती है। आइए जाने क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुआ। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये हुआ कि MIC नाम की जो गैस निकली, इससे आसपास MIC के बादल बन गए, जिसमें फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस, जिसको सूंघने से इंसान मर जाता है, वह गैसेस पैदा हो गई। और शुरुआती दौर में तो लोगों को कफिंग हुई, वॉमिटिंग हुई, आई इरिटेशन हुआ, और बेहद बड़ी पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन सब प्रॉब्लम से बस परेशान होती रही। लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि रात का लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग की बात है जब ये हुआ था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो वहीं पे मर चुके थे, क्योंकि ये फैक्ट्री लोगों के शहरी इलाके के बीचों बीच बनी थी। लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, ये जो सांस लेने का ट्रैक था, ये जल गया था, आंखें जल गई थी, नोज खत्म हो गए थे, ब्रीथलेसनेस प्रॉब्लम हो गई थी, स्टमक पेन्स, वॉमिटिंग, चोकिंग। तो ज्यादातर तो ये शॉर्ट टर्म था। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि लोगों की आंख ही चली गई, रेस्पिरेटरी ही ये सिस्टम डिफेक्ट हो गया, खत्म हो गया, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, न्यूरल डिसऑर्डर हो गया। हजारों लोग तो हार्ट फेलियर से मर गए, लंग डिजीज से मर गए, बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे, बर्थ
यस, न्यू बॉर्न बर्थ नहीं हो पाया बहुत लंबे समय तक। और तो और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि आसपास का एनवायरनमेंट डैमेज हो गया, वहां की सॉइल, वहां की वाटर इतनी कंटेमिनेट हो गई कि इंसान के रहने लायक नहीं बची। वहां के बहुत सारे ट्यूबवेल्स को बंद करा देना पड़ा, क्लोज करना पड़ा, क्योंकि उसका पानी इतना कंटेमिनेट हो चुका था कि इंसान के पीने लायक नहीं बचा था। तो इन सब कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि मल्टीनेशनल को बेहद यस बेजरूरी यस पावर मत दो, इतना भी उसको बड़ा मत बना दो कि आपके देश का इंटरेस्ट वो भूल जाए, आपके ही देश में आए और आपको ही गुलाम बना ले, जैसा कि हमारे साथ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में गिड़गिड़ाते हुए आई थी, है ना, हमारे राजाओं से मदद मांग रही थी कि हमें एक फैक्ट्री बनाने दो। राजाओं ने एक फैक्ट्री बनाने दी, यस, और उसके बाद तो 1 से 2 फैक्ट्रियां और फिर अनेक फैक्ट्रियां और फिर राजाओं को लड़ा करके कैसे देश को गुलाम बनाया, आप तो कहानी जानते हैं पूरी, है ना, यू पीपल नो दिस। तो मल्टीनेशनल कंपनियां ही थी, यस, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनियां को क्या करना है? रेगुलेट करना आज नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, मानते हैं कि इनके आने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, विदेशी मुद्रा भारत में आती है, मानते हैं इनके आने से डेवलपिंग देशों को कुछ फॉरेन करेंसी का बेनिफिट होता है, ठीक है, कुछ बेनिफिट मैं मानता हूं, बट क्या करना है? हमारे देश में जितनी गरीबी दूर हो रही है उससे ज्यादा प्रॉब्लम यस क्रिएट कर रही है ना। दुनिया में जो ये मल्टीनेशनल कंपनियों का ग्रोथ बढ़ा है, यस, उनमें से सिर्फ 24 रिचेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जी, दुनिया की सबसे ताकतवर 24 रिचेस्ट कंट्रीज हैं जो और डेवलप कर गई हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्रीज तो और डेवलप कर गई हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी पॉवर्टी में रह रही हैं। यस, आज भी देश की, इंडिया की बात कर रहा हूं, 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इतनी सारी एमएनसीज आई, क्या हुआ? यस, तो आपको ऐसा नहीं करने देना है। आप एमएनसीज को रोक तो सकते हैं ना, उनके यस पावर्स को मिसयूज नहीं करने देंगे, ठीक है ना। पैसा कमाने से नहीं रोकेंगे, हमारे देश में वो पैसा कमाने आए हैं, हमारे देश का वेलबींग करेंगे। वह समय हम पीछे नहीं ले सकते हैं, हम घड़ी को पीछे नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस बेटर रेगुलेशंस, ऐसे कानून बनाएं, ऐसे नियम बनाएं जिससे मल्टीनेशनल्स हमारे देश का बेनिफिट ना कर ले सके और हमारी इंसानियत का फायदा ना उठा सके, हमारे लेबर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके, हमारे देश के कानून को तोड़ ना सके। यस, उनके ऊपर एक सख्त कंट्रोल होना चाहिए। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल देम। उनकी बेतहाशा प्रॉफिट कमाने वाली एक्टिविटीज को काबू करना पड़ेगा, एक ऐसा लगाम लगाना पड़ेगा कि वह डेवलपिंग देशों का, जहां पे वह काम कर रही हैं, जहां से वो पैसा कमा रही हैं, जहां की वो चीप लेबर का इस्तेमाल कर रही हैं, उनका हार्म ना कर सके, उनका अहित ना कर सके। तो जिस देश में वो आई हैं, हमारे देश में अगर मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, तो हमसे एक्सप्लॉइटेशन की उम्मीद ना करें, हमें एक्सप्लॉइट करने की जरूरत ना करें। ऐसे कानून की जरूरत है, ऐसे नियम की जरूरत है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज अ नीड टू प्रिवेंट देम। यस, और हम सब नेशन स्टेट्स मिलकर के एक इंटरनेशनल, एक नेशनल बॉडी बनाएं जो इन मल्टीनेशनल्स को काबू कर सके, इससे पहले कि ये दुनिया पे काबू करने लगे, इससे पहले कि ये अपने मनमानी करने लगे। और कहीं फेलियर हो गया तो 21st सेंचुरी एक बड़ी तबाही की तरफ चला जाएगा, एक बड़ा बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा लेसन, और समझ में आ गया है तो प्लीज 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 लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो। मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था उसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आपके पूरे एंटायर ईवीएस सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस अपलोड कर रहा हूं। आपको बस क्या करना है, मेरा सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। यस, इन सब कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी चाहिए होती है मदद, और मदद यह है, प्लीज 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 शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को, तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा डियर, और लेसन्स बनाने के लिए, एमसीक्यूज आपसे बनाने के लिए, वन शॉट वीडियोस बनाने के लिए। जब आप करोगे सपोर्ट तब तो ऐसा हो पाएगा डियर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हो मेरे साथ और डरने की नहीं है बात। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर शेयरिंग एंड फॉर केयरिंग फॉर मी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू, और साथ में लगा दे रहा हूं आपके प्लेलिस्ट। बाय फ्रॉम नाउ।